हाउ इंपॉर्टेंट इज G20 फॉर भारत। सुधांशु जी, मैं चाहता हूं कि आप अगर आम शब्दों में जनता को, देश की जनता को मैं चाहता हूं कि आप जरा समझाने की कोशिश करें, ये भारत के लिए, भारत के युवा के लिए, भारत के एक आम नागरिक के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर आ रहा हूं राहुल जी आपके पास। मैं एक सहज रूप में समझाने का प्रयास करता हूं कि ये 20 देश ऐसे हैं जो दुनिया की 80 से 85% आर्थिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये हर वर्ष आता है, परंतु इससे पूर्व जो इस प्रकार के आयोजन होते थे वो लुटियन जोन में, या जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा विज्ञान भवन में होकर, और कुछ उस पर आर्थिक विशेषज्ञ, कुछ सामरिक विशेषज्ञ, कुछ कूटनीतिक विशेषज्ञ अपनी प्रतिक्रिया कुछ अखबारों में लिख देते थे, टीवी चैनल्स पे आके बोल देते थे और विषय वहां समाप्त हो जाता था। पर 60 से अधिक शहरों में ये जो आयोजन हुआ, हम खुद कहते हैं ना भारत में विविधता है, विविधता, हम विविधता की बात तो करते थे परंतु शायद विविधता में एकता की बात नहीं करते थे। कभी कभी विविधता विभेदकता तक पहुंच जाती थी, यानी डाइवर्सिटी डिविजिटिविटी तक पहुंच जाती थी। तो आप देखिए 60 अलग अलग शहरों में ये जो कार्यक्रम हुए, इन्होंने भारत के उस अलग अलग स्वरूप को लोगों को दिखाया। तो क्या होगा कि जो ये 80 से 85% अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाले लोगों में कुल मिला के 1 लाख लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, 200 मीटिंग्स हुई, ये सब लोग जो गए होंगे ये भारत के भिन्न भिन्न अंचलों का एक प्रभाव लेकर गए होंगे, उनके ऊपर एक इंप्रेशन आया होगा। उसमें बहुत सारे व्यापारिक हित भी भविष्य में निकल सकते हैं, तात्कालिक भी निकलेंगे और लॉन्ग टर्म में भी कुछ ना कुछ निकलेंगे। तो मुझे लगता पहले तो हमें अपने को शोकेस करने का मौका मिला, और सबसे बड़ा एक मौका जानते क्या मिला? क्या? कुछ एक देश ऐसे हैं जहां पर कि आप जाएंगे तो सिर्फ राजधानी के अलावा बाकी शहरों में आपको ले नहीं जाया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में ही आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे यहाँ ओपन किया गया, मतलब पूर्वोत्तर भी गए लोग, कश्मीर भी गए, सब तरफ गए, तो पूरे विश्व को पता लगता है कि भारत के अंदर क्या क्षमता है, भारत के अंदर क्या कुव्वत है, भारत के अंदर क्या विविधता है, भारत के अंदर क्रिएटिविटी क्या है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने इसको एक नए सिरे से, एक नए प्लेटफॉर्म पर ले जाने में सफलता हासिल की। अब अगर हम बिल्कुल स्ट्रेटजिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करें जी, तो हम अगर कूटनीतिक नजरिए से देखें तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच में अगर हम अपने कूटनीतिक और व्यापारिक हित, सामरिक और व्यापारिक हित दोनों के मध्य में संतुलन लाने में सफल हो रहे हैं, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि हमें रशिया S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है और अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन भी दे रहा है। और याद करिए ये ऑस्ट्रेलिया उस समय इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के समय हमारे विरोध में था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हम वेवर प्राप्त करने वाले पहले देश बने। मैं विनोद अग्निहोत्री जी से कह देना चाहता हूं, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उसके लिए बहुत प्रयास किया था। अब उन्होंने उस बात के लिए जो भी, उसके अलावा हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के सदस्य बने। हमें जिस प्रकार के लिवरेजेस मिले हैं, ये भारत के लिए एक मोमेंट है, जिसे मैं एक शब्द में कहूंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना था, यही समय है, सही समय है। तो मैं कह सकता हूं ये अमृत काल का पहला वर्ष है, तो अमृत काल का उषा काल है। और उषा काल में से जो दिखाई पड़ रहा है मेरे को, ये मैं कह सकता हूं वो भारत जिसकी की क्षमता को बहुत कम करके आंका जाता था, वो आज उभरता हुआ दिख रहा है। तो अटल जी की कविता की वो पंक्ति मुझे ध्यान आती है कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, गिरे सब पीले पात, गिरे सब पीले पात, कोयल की कुहुकरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो मैं कह सकता हूं प्राची में यानी पूर्व में, क्योंकि अब एशिया की सदी है, कल जाकर उन्होंने कहा है जकार्ता में, तो प्राची में अरुणिमा की रेख दिख रही है, उसे मैं देख पा रहा हूं। और मुझे लगता है जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, अमृत काल समाप्त होते होते भारत उस स्थिति में होगा जो हमारा भवितव्य है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये उसका श्री गणेश हो रहा है।